सकते हैं उन लोगों के लिए वाइब्रेशन अलर्ट भी है इसमें। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि ये फेक नोट्स के बारे में नहीं बता सकती। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। Let's hold. आप लोगों ने जब नोट देखा होगा उसमें नोट में एक मिनट, ये देखिए नोट दिख रहा है सबको 500 का। किसी के पास है तो वो अपने पास निकाल भी सकता है। उसमें यहाँ पे एक ये कुछ लिखा हुआ है, छोटा छोटा सा दिख रहा है, आई प्रॉमिस टू पे बियरर, ऐसा कुछ। आयुष दिखा? आपने तो नोट निकाल लिया। तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, आई प्रॉमिस टू पे बियरर द सम ऑफ रुपीज, जो भी आपने नोट आप देख रहे हैं, उसका मतलब है कि जब भी आप आरबीआई के पास इसको लेकर जाएंगे तो वो आपको एक प्रॉमिस की तरह कर रहे हैं कि जब कि इतना, अगर आप मान लो 2000 का नोट लेकर जाते हैं तो आप उसको डिवाइड करके भी उनसे वापस ले सकते हैं। एक मतलब एक लाइबिलिटी की तरह हो गया कि आप जब भी जाएंगे वो आपको इसके रिटर्न में इतना पैसे दे देंगे। लेकिन एक स्टेटमेंट थी प्रीवियस क्वेश्चंस में कि क्या ये प्रॉमिस इन्फ्लेशन के अगेंस्ट भी है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सपोज आज 2000 रुपीज से आप सपोज 1000 रुपीज से आज आप 10 पेन खरीद पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर इन्फ्लेशन हो गई और आप 1000 रुपीज से 5 ही पेन खरीद पाए। आरबीआई ने जो ये नोट प्रिंट किया है ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको सिर्फ इसका प्रॉमिस कर रहा हूँ, जो इन्फ्लेशन से आपकी परचेसिंग पावर रिड्यूस हुई है उससे आरबीआई का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इस नोट पे जो ये लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे बियरर, कि अगर आप 2000 का नोट लेके जाते हैं आप उसको डिवाइड करके 500 के 4 नोट ले सकते हैं, 500 का लेके जाते हैं तो 100 के 5 नोट ले सकते हैं। जितनी भी उसका अमाउंट है उसके इक्वल उसकी लाइबिलिटी है आरबीआई की, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट नहीं है। ये नोट मान लो फट गया और आपने 2 साल उसको अपने पास रखा और आप ये जाके बोलते हो कि आपने तो इस पे ये लिखा है तो 2 साल पहले तो मैं इतनी चीजें इस नोट से खरीद सकता था लेकिन मैं आपके पास नहीं आ पाया, तो अब आप मुझे जितना मैं आज, ये तो वैसे कॉमन सेंस वाली बात है लेकिन एक स्टेटमेंट थी जो अगेंस्ट नहीं है। अच्छा, जो डीमोनेटाइज हुआ था 2016 में 1000 और 500 के नोट्स जो विड्रॉ किए गए थे, उसका जो रीजन दिया था, एक तो टैक्स इवेजन, ब्लैक मनी, सब लोगों को पता होगा। सेकेंड था करप्शन को, कि करप्शन के पैसे जिन लोगों के पास होंगे वो वापस आ जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टेरर फाइनेंस को रोकने के लिए, और जो फेक आईएसआई नोट्स थे वो मार्केट से खत्म हो जाएंगे और जो रियल नोट्स होंगे वो सारे आरबीआई के पास आ जाएंगे। इस रीजन से डिमोनेटाइज किया गया था। ये पॉइंट्स भी वैसे तो बहुत पुराना टॉपिक है ये, लेकिन फिर भी लिख लीजिए नोट्स में, इन केस क्योंकि यूपीएससी का पता नहीं होता, वो 3-4 साल पहले के भी क्वेश्चंस कई बार 1-2 पूछ लेती है। फिर 2023 मई से सितंबर के बीच में आरबीआई ने 2000 के जो नोट्स थे वो विड्रॉ किए थे, डिसकंटिन्यू नहीं किए थे, वो डिमोनेटाइज नहीं हुए थे, सिर्फ उनको और अब वो नोट्स नहीं होंगे प्रिंट, ये कहा था। तो विड्रॉ किए थे, डिमोनेटाइज नहीं किए थे। अब उसका रीजन क्या दिया था कि ये नोट्स एक तो टेम्परेरी, जो नोट्स की शॉर्टेज हुई थी डिमोनेटाइजेशन के आसपास, उसको कवर करने के लिए किए गए थे। तो अपने नोट्स में लिख लीजिए, प्रिंटेड टेम्परेरी टू एड्रेस मनी शॉर्टेज 2016 और 17 के बीच में।
और एक रीजन ये भी दिया था 2023 में इसको विड्रॉ करने का कि ये फ्रिक्वेंटली यूज नहीं हो रहा है क्योंकि एक बड़ा नोट है और ज्यादातर लोग 500 के नोट्स ही यूज कर रहे हैं। और एक रीजन ये दिया था कि इसकी पेपर क्वालिटी बहुत डाउन हो चुकी है 4 to 5 years में, और एक क्लीन नोट पॉलिसी है वो उसको फुलफिल नहीं कर रही क्योंकि इसका जो पेपर की क्वालिटी है वो डाउन हो चुकी है। तो इस वजह से मतलब ये 3 रीजन दिए हैं 2000 के नोट विड्रॉ करने के लिए, लेकिन ये लीगल टेंडर है आज भी। ठीक है मैम फर्स्ट 2 रीजन क्या थे? कोई और बोल पाएगा प्लीज? टेम्पररी प्रिंट हुए थे कोई एक टू एड्रेस मनी शॉर्टेज, प्रिंटेड टू एड्रेस मनी शॉर्टेज। और सेकेंड वाला है नॉट, इट इज नॉट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। थैंक यू। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चेकबुक, एनईएफटी, आरटीजीएस एप्स ये जो होते हैं, एक जगह जहाँ मैं फिएट मनी का बता रही थी, लिखा था नहीं लिखा था, ये इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी है, याद है सबको? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी क्या 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 बताया था उसको मैंने? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेकबुक, डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, अब चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस या फिर जो यूपीआई एप्स और कार्ड्स वगैरह होते हैं, इसको हम बैंक मनी भी बोलते हैं। क्या लिखा सबने? पेमेंट जो है वो 2 टाइप्स की होती है, एक तो इमीडिएट जिसको हम स्पॉट पेमेंट्स भी बोलते हैं, और एक डेफर्ड पेमेंट्स जो इंस्टॉलमेंट्स में होती है, जो आजकल बहुत लोग यूज भी करते हैं कि एप्लीकेशन में सारी डिटेल्स डाल देते हैं और उनका टेलीफोन बिल, उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल या एलआईसी वगैरह जो भी उन्होंने ले रखी है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाती है, वो सब इसमें आती है। ठीक है ठीक है, अब आगे हम पढ़ रहे हैं। मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मैं आपको लिखवा रही हूँ कि स्टेटमेंट्स में अगर यूपीएससी पूछती है तो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, वाइसरॉय कौन था 1881 में? एटीन एटी वन में कुछ और इम्पोर्टेंट? हिस्ट्री से रिलेटेड? वाइसरॉय कौन था? फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस किसको बोलते हैं? लॉर्ड रिपन। एटीन एटी वन में फैक्ट्रीज एक्ट भी आया था, अगर आप लोगों को याद है तो। याद आया? किसी को याद है उस फैक्ट्रीज एक्ट में क्या आया था? The issue of child labor was put forth. below 7 years allowed नहीं। ठीक है, इस पे आते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लिखा सबने? Yes, ma'am. कौन सा ईयर? 1881। जो मैं आपको ऐसा लिंक करके बताती हूँ, फैक्ट्रीज एक्ट आया था, तो इससे आप थोड़ा याद करने में इजी रहता है। अब आपको फैक्ट्रीज एक्ट भी याद रहेगा और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी याद रहेगा। ठीक है, और क्योंकि मैंने यहाँ पे पूछ लिया वाइसरॉय कौन था, तो हो सकता है आपको वाइसरॉय भी याद रहे। कौन था वैसे? लॉर्ड रिपन।
ये जो लॉ है उसको एनैक्ट किया गया था चेक की यूसेज को एनकरेज करने के लिए। और इसमें ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है इस एक्ट में, बस इतना लिखना है कि ये एक्ट लेकर आए थे चेक की यूसेज को एनकरेज करने के लिए और जो डिसऑनर फॉर्जरी वगैरह होती है उसको पनिश करने के लिए। सिर्फ ये दो चीजें याद रखनी है इसमें। मैम सेकंड पॉइंट क्या था? पनिश जो भी चेक वगैरह डिसऑनर या फॉर्जरी, जो फॉर्जरी कैसे एक्सप्लेन करूं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, डिसऑनर तो आप लोग समझ गए होंगे। हिंदी वर्ड मुझे इसका पता नहीं है। इसको पनिश करने के लिए ये एक्ट लेकर आए थे। पेनलाइज, क्या? पेनलाइज झूठ मूठ का बना के हाँ चेक। हाँ, झूठ मूठ का चेक बना के नहीं, जैसे नाम चेंज कर दिया उसमें से या अमाउंट चेंज कर दिया, किसी और का 50,000 सिग्नेचर कर दिया। हाँ, ये सब को पनिश करने के लिए ये एक्ट लेकर आए थे। लिख लिया सबने? अब चेक में 3 पार्टीज होती हैं। एक होता है टॉय, जो है वो हो गया बैंक। ठीक है, लिखा है सबने? ये समझ आ गई 3 पार्टीज कौन कौन सी होती है? यस मैम। बैंक ऑफ समझ में आ गया होगा। फिर है टाइप्स ऑफ चेक। एक होता है स्टेल, जो चेक के ऊपर डेट लिखी होती है उसकी एक वैलिडिटी होती है 3 मंथ्स की। अगर उस टाइम पीरियड में चेक को मतलब एनकैश या उसको विड्रॉ नहीं किया जाए तो उसको बोलते हैं स्टेल चेक, नॉट विड्रॉन इन 3 मंथ्स। post down that पोस्ट डेटेड चेक होता है जो सपोज आज 16 अप्रैल है, मैं आज चेक दे रही हूँ लेकिन मैंने मई की डेट डाली है, तो उसको आज अगर डिपॉजिट कर भी देंगे तो इसका यूज नहीं है, वो पोस्ट डेटेड चेक है। अगर मैं 16 मई की डेट डाल रही हूँ तो 16 मई के बाद वो 3 मंथ्स तक चलेगा। उसके बाद वो अगर नहीं उस टाइम पीरियड में उसको विड्रॉ करते हैं तो वो स्टेल हो जाएगा। परस समझ आया स्टेल और पोस्ट डेटेड में? एक ये भी होता है लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन एक ऐसा टाइप होता है, ये मैंने बता दिया। ठीक है, जो चेक होता है उसमें आप लोगों ने देखा होगा ऐसे 2 लाइंस लगाई जाती हैं, किसने देखा है ऊपर? अगर ये लाइंस नहीं है मतलब कोई भी जाके उसको विड्रॉ कर सकता है, ये अकाउंट में पे नहीं हो रही है।
अगर ये लाइन्स है मतलब अकाउंट में डायरेक्ट वो पैसे जाएंगे जिसके भी उसका जिसमें भी उसका नाम लिखा हुआ है, जिस पर्सन का, जैसे लिखा होता है ना पे, फिर आगे पर्सन का नाम, अगर उस पे ये दो ऐसे लाइन्स है मतलब वो उस पर्सन के अकाउंट में जाएंगे पैसे। अगर ये लाइन्स नहीं है तो वो कैश में भी विड्रॉ कर सकता है, ठीक है, अकाउंट ट्रांसफर नहीं है फिर वो। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है अगर आप क्रॉसिंग नहीं लगाते हैं तो? ये एक ओपन चेक हो गया, मिसयूज हो सकता है इसका, और जो भी इस चेक को, मान लो दो लोगों का नाम सेम है, ठीक है, अकाउंट नंबर वगैरह कुछ नहीं लिखा, ये दो लाइंस भी नहीं बनाई है, तो जो भी इस चेक को प्रेजेंट करेगा, सपोज दो परिधि है, मैंने सिर्फ यहाँ लिखा परिधि, अमाउंट लिख दिया यहाँ पे और साइन कर दिया, तो जो भी परिधि के नेम से होगा वो बैंक में जाके उसको विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। वहीं अगर ये दो लाइन्स है तो वो परिधि के अकाउंट में ही जाएगा। मैम अब इसका क्या ओपन बेनिफिट? चेक का ड्रॉबैक ड्रॉबैक ये है कि जो भी किताब है किताब। इस चेक को प्रेजेंट करेगा बैंक में वो इसे एनकैश कर सकता है। एग्जाम्पल मैंने दिया, सपोज दो परिधि नाम की कोई लड़की है, किसी ने चेक मुझे दिया है लेकिन कोई और परिधि जाके बैंक में चली जाती है तो वो उसे एनकैश कर सकती है, ठीक है। तो चोरी, थेफ्ट के चांसेस हैं, क्लियर हुआ। वहीं अगर ये दो लाइंस हैं तो वो अकाउंट में ही जाएगा डायरेक्टली, और अकाउंट आधार कार्ड पैन कार्ड सबसे लिंक होता है। इन केस कोई इशू होता भी है तो एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल से सारी चीजें पता चल सकती है, ठीक है। क्या लिखा इतना सबने? अब एक होता है, यस मैम एक बुक पे देखा होगा IFSC कोड, इसमें आपको अपने नोट्स में लिखना है 11 अल्फा न्यूमेरिक ब्रांच कोड होता है। IFSC कोड पता है सबको? एक्सप्लेन करूं क्या होता है ये? ब्रांच, हर एक ब्रांच का एक कोड होता है। सपोज कि मुझे एक्सिस बैंक में पैसे एक चेक डिपॉजिट करना है या किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, आजकल जो हम ऑनलाइन भी कर रहे होते हैं तो IFSC कोड उसमें आता है। तो अब एक्सिस बैंक है, अगर मैं बात करूं तो वो मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, गुजरात में भी है, बाकी भी जगह पे है। और अगर एक स्पेसिफिक लोकेशन की बात करूं, सपोज मैं दिल्ली में बात कर रही हूँ तो नारायणा में भी है, दिल्ली के जितने लोकेशंस है अलग अलग प्लेसेस पे एक्सिस बैंक है। मुझे उसी स्पेसिफिक बैंक में करना है तो उस स्पेसिफिक बैंक का एक ब्रांच कोड होगा जिसको हम बोलते हैं IFSC कोड। ये 11 अल्फा न्यूमेरिक कोड्स होते हैं। इसमें आप चेक अपने चेक पे देखेंगे तो आपको ऊपर लिखा हुआ दिख जाएगा, ऊपर लिखा होता है, नीचे में लिखा होता है इस चेक में, ठीक है। यस मैम ऊपर ही मिलता है, नीचे तो चेक का नंबर मिलता है। समझ में आ गया IFSC कोड? Yes, ma'am. फिर होता है जी। डिमांड। ये एक पेमेंट का तरीका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी तो ज्यादा डिमांड ड्राफ्ट या कॉलेज की फीस कई बच्चों ने डिमांड ड्राफ्ट से पे की होगी। इसमें क्या होता है, सपोज अगर हम फीस की का ही एग्जांपल है तो स्टूडेंट पहले बैंक जाता है, फीस को डिपॉजिट करता है, बैंक उसको एक स्लिप देता है, वो स्लिप को अपने कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में जहाँ पे भी वहाँ डिपॉजिट करता है, इंस्टीट्यूट को बैंक से पैसे मिल जाते हैं, तो ये होता है डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है डिमांड ड्राफ्ट का?
चेक हमने डिपॉजिट किया बैंक में, अगर अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो वो बाउंस हो गया, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट बाउंस नहीं हो सकता क्योंकि हम ऑलरेडी वहां पे पे करके आ गए। फिर एक टर्म होती है ओवरड्राफ्ट। ये एक तरीके का टेम्परेरी लोन होता है। अकाउंट, सेविंग अकाउंट वगैरह पे जो हमने पैसे डिपॉजिट किए हैं, जैसा हमारा हिस्ट्री चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली हर बैंक अपने अपने कस्टमर्स को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं कि इतने अमाउंट तक आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। किसी को मतलब किसी का अगर बहुत पुअर सारा रहा है हिस्ट्री बैंक की तो नहीं भी मिलता, लेकिन जिनकी बहुत अच्छी हिस्ट्री है उनको ओवरड्राफ्ट, किसी को 10,000 किसी को 1 लाख, ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी टेम्परेरी लोन की तरह होता है। ठीक है, कि अकाउंट में पैसे नहीं है लेकिन फिर भी हमने एक्सपेंसेस कर लिए। ठीक है, अब चेक क्लियर कैसे होता है? पहले तो चेक मैन्युअली क्लियर किए जाते थे, अब ऑटोमेटिक। इसमें भी 3 चीजें हैं। एक है MICR, फुल फॉर्म जानना कोई जरूरी नहीं है। इसमें आयरन ऑक्साइड इंक होती थी, 1980s के आसपास होता था ये यूज। 1980s समझ में आ रहा है ये लिखा हुआ? सेकेंड है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब जो यूज होता है वो है CTS। इसमें क्या होता है, सपोज 2 पर्सन है, पहले इतना बताओ, इतना लिख लिया सबने? यस मैम। 2 पर्सन है X और Y, और 2 बैंक है, एक X का बैंक और एक Y का बैंक। ठीक है, अब इसको किसी नेम से ही ले लेते हैं। सपोज एक है मयूरी, दूसरा ऊपर ले लेते हैं, दूसरा किसका नाम लूं? जयश्री। ये 2 पर्सन है, इन दोनों का बैंक भी। अब मयूरी ने जयश्री को चेक दिया, ठीक है, जयश्री ने ये अपने बैंक में डिपॉजिट किया। स्टेप वाइज आप नोट्स में भी लिखते जाइए। आपको जिसका भी एग्जांपल लेना है, नाम वाम जो आपको लिखना है वो अपने अकॉर्डिंगली लिख लीजिए।
लिखा, मयूरी ने जयश्री को चेक दिया, जयश्री ने अपने बैंक में डिपॉजिट किया। अब जो जयश्री का बैंक है, सपोज मयूरी का बैंक है एक्सिस और जयश्री का लिख लेते हैं आईसीआईसी। अब जो ये आईसीआईसी है, इसके पास चेक आ चुका है, आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक में इसकी डिटेल्स भेजेगा कि ये इस अकाउंट का चेक हमारे पास आया है, एक कंफर्मेशन की तरह हुआ कि मनी रिलीज करनी है नहीं करनी है। ठीक है, तो ये एक फीचर की तरह, एक सिक्योरिटी फीचर की तरह ऐड हो गया। अब कई बैंक्स में क्या होता है, आईसीआईसी में ऐसा है कि जब ये आईसीआईसीआई एक्सेस को मैसेज भेजेगा कि ये क्लियरेंस के लिए आया है, तो बैंक से आपके पास फोन या मैसेज आता है कि ये चेक नंबर है और इस पर्सन को ये चेक गया है। अगर ये आपने नहीं दिया है तो उसको कैंसिल उसी टाइम किया जा सकता है बिना पे किए। तो एक सिक्योरिटी फीचर की तरह ऐड हो गया। ठीक है, अब इसमें एक और फीचर, मतलब पहले तो ये आया, एक और फीचर इसमें बाद में ऐड हुआ। उसमें क्या होगा, मयूरी पहले ही जयश्री को चेक देने से पहले उसकी फोटो क्लिक कर लेगी और अपने बैंक यानी एक्सिस बैंक में उसको भेज देगी फोटो क्लिक करके। तो जब ये चेक जयश्री को मिलेगा तो ऑलरेडी इसकी एक फोटो मयूरी के पास होगी या एक्सिस बैंक के पास भी होगी। समझ में आया? अब जब आईसीआईसीआई एक्सिस पे ये चेक भेजेगा कि ये क्लियरेंस के लिए आया है, सपोज जयश्री ने अमाउंट अगर एक जीरो ऐड किया होगा या कुछ भी किया होगा तो पता चल जाएगा कि ये फोटो मिसमैच हो जाएगी। तो ये एक और सिक्योरिटी फीचर ऐड हो गया। इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। इतना आया समझ में? Yes, ma'am. क्या लिखा है अपने नोट्स में इसमें? क्या समझ में आया इसमें सीटीएस में? क्या बेनिफिट है इसका? Security. ठीक है, पॉइंट्स वगैरह नहीं होंगे। इसको बंद करना चाहिए, बंद करना चाहिए। आप लोग ना इतना 2 मिनट में रिवाइज करो, जो 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, बिल्कुल आवाज निकल नहीं रही है। ठीक है, अभी 6:39 हुए, 6:41 पे क्लास पर से रिज्यूम करते हैं। Vì chưa đuổi thẳng được. Oh, Ở đây đi khúc chúng nào đấy mua hả bằng là làm gì
रावबो गैखा Hmm? रावबो गैया हायमाया थांदों बिसोरबो इतना आ गया सबको समझ में? हम्म? पहले जो है वो T+1 साइकिल, इसके फुल फॉर्म वगैरह पे जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिखिए कि T+1 साइकिल सेटलमेंट साइकिल यूज होता था चेक को क्लियर करने के लिए। लेकिन 2024 के बाद से कुछ आवर्स में ही चेक क्लियर हो जाता है। क्या है ये? एक सेटलमेंट साइकिल है, चेक सेटलमेंट साइकिल। फिर एक है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है? बैंक ने सपोज आप गए और आपने किसी ने मशीन देखी जिसमें कैश डिपॉजिट करते हैं, कैश डिपॉजिट मशीन देखी, या किसी ने जाके बैंक में डिपॉजिट किया? Yes, ma'am. हमने बैंक में पैसे दिए या डिपॉजिट किया, बैंक ने वो इंफॉर्मेशन फीड की जो कि हर जगह विजिबल है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने गुजरात में डिपॉजिट किया है तो आपको मुंबई में नहीं दिख रहा या आपको दिल्ली में नहीं दिख रहा, वो हर जगह दिख रहा है। दिख रहा है कैसे? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे एक आरबीआई का ई कुबेर प्लेटफॉर्म भी है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है एक ही जगह पे, ठीक है। ई कुबेर, मनी, ये चीजें जो है ना, ये आप याद रखेंगे। ये एक साल के करंट अफेयर में नहीं है, लेकिन यूपीएससी कई बार पूछ लेती है। मैम एक बार लास्ट पॉइंट रिपीट करेंगे प्लीज। कौन सी लाइन कभी याद है? काफी सारी एक संग बोली मैंने। एक तो ई कुबेर और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, मनी ऐप। मैं तो एग्जांपल दे रही थी कि मनी ऐप, ई कुबेर, आप इनको याद रखेंगे। ओके मैम। अच्छा, NEFT मैंने कहा था ना, NEFT वगैरह हम देखेंगे। NEFT, इसमें 10 लाख तक पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। RTGS ये ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए होता है, इंस्टेंट होता है 2000 करोड़ तक। ये है 10 लाख तक। ये वर्क कैसे करता है अभी हम देखते हैं। इन सबको मैनेज कौन कर रहा है? आरबीआई का सेंट्रलाइज सिस्टम है जो ये सब चीजें मैनेज करता है,
ठीक है, अब एनईएफटी वर्क कैसे करता है, इतना आया सब समझ में? जी मैम। एनईएफटी कैसे वर्क करता है? सपोज एक कस्टमर है, मयूरी का एक नाम लिख लेती हूँ दोबारा में, एक मयूरी है और दूसरी श्वेता, ठीक है, और एक्सिस बैंक है और एक्सआईसी मुझे लिखा है। सपोज मयूरी ने इसमें 50 रुपीज डिपॉजिट किए, ठीक है, और श्वेता ने भी किए। अब कुछ फ्रॉम आईसीआईसी से भी कुछ लोगों ने डिपॉजिट किए 50 रुपीज और किसी ने 30 रुपीज। तो जो ये ट्रांसफर करना था ना, जिससे पहले होता था टाइम लगता था, अब ऐसा नहीं होता। अब एनईएफटी में क्या होता है कि आधे घंटे के गैप में ये बैंक चेक करेंगे कि इधर से कितने पैसे आने थे और इधर से कितने जाने थे। तो बजाय कि 50 इस पे ट्रांसफर करने के या 30 इस पे ट्रांसफर करने के या 30 यहाँ ट्रांसफर करने के या 50 यहाँ ट्रांसफर करने के, बैंक क्या करेगी 30 मिनट में ट्रांजेक्शन चेक करेगी, जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा। सपोज 50 यहाँ ट्रांसफर करने थे और इसमें से इन्होंने कुछ और पैसे ट्रांसफर करने, तो यहाँ से अगर 20 रिमेनिंग है तो वो उसका सेटलमेंट करेगी सिर्फ, जो रिमेनिंग अमाउंट है। पूरा पैसे नहीं। जैसे मयूरी ने मान लो एक्सिस बैंक से आईसीआईसी में बोला 50 रुपीज ट्रांसफर करने के लिए, और श्वेता ने बोला कि यहाँ से आईसीआईसी से एक्सिस में 30 रुपीज ट्रांसफर करने, तो जो 20 रुपीज का डिफरेंस है सिर्फ उसका सेटलमेंट होगा। आया समझ? समझ आया? नहीं आया? बताओ फिर से बताते हैं। मयूरी को श्वेता को 50 रुपीज देने, ठीक है, श्वेता को मयूरी को बैंक से मान के चलेंगे कि अलग अलग कस्टमर है, 2 कस्टमर काउंट करते हैं, एक और है कोई, रोशनी का नाम ले लेता है। श्वेता को 30 रुपीज देना है, रोशनी को 40 रुपीज देना है, तो ये कितना हो गया 70। यहाँ कितना है 50, कितना डिफरेंस है 20। तो ये ऐसे ट्रांसफर नहीं होगा कि 50 रुपीज ट्रांसफर कर दिए, 30 कर दिए, 40 कर दिए। बात तो वही हो रही है कि यहाँ से हम 50 रुपीज ट्रांसफर करें और यहाँ से हम 70 ट्रांसफर करें, या फिर हम 20 ही ट्रांसफर कर दें। यहाँ पे समझ में आई अब बात? मुझे मयूरी को 50 रुपीज देने, ठीक है, मयूरी और उसकी फ्रेंड को मिलके मुझे 100 रुपीज देने, तो मैं 50 ना देके उनसे 50 ले लूं, बात तो एक ही है। आगे बात स्टेटमेंट में कैसे आएगा फिर? बैंक स्टेटमेंट में? बैंक स्टेटमेंट में कैसे आएगा? अब ये तो बैंक वाले की हेडेक है ना। लेकिन एनईएफटी वर्क ऐसे करती है कि 30 मिनट्स की सेटलमेंट होती है, कि बैंक पूरा अपना डेटा लिखती है कि 1 कस्टमर, 2 कस्टमर, 3 कस्टमर, 4 कस्टमर से 50 रुपीज, 20, 30 ऐसे अमाउंट लिखते हुए जाएगी, एक बैंक से फिर दूसरे बैंक से, फिर इनसे कितने लेना है आईसीआईसी से वो भी लिखती जाएगी, 10, 20, 30, 40 जितना भी होगा। आधे घंटे के गैप में ये होगा। फिर जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो जिसके पास भी ज्यादा होगा वो दूसरे बैंक को दे देगा, जितना उन्होंने ट्रांसफर करना है। समझे? Yes, ma'am, got it. इतना ट्रांसफर करने की बजाय जितना रिमेनिंग अमाउंट है उतना। इसका सेटलमेंट साइकिल कितने मिनट्स का है? और इसमें ना पहले 2.5 रुपीज प्लस जीएसटी चार्ज किया जाता था, लेकिन ये आपने सुना होगा वर्ल्ड डिजिटल इकोनॉमी को हमें प्रमोट करना है, सुना है? वो लोग इससे थोड़ा सा हट रहे थे कि इतने पैसे लग रहे हैं, जीएसटी भी लग रहा है। अब ये अमाउंट नहीं लगता है, ना जीएसटी लगता है और ना ये, जब ये 0 हो गया तो जीएसटी तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया, ठीक है।
अब कोई इस पे चार्जेस नहीं लगते, जीएसटी भी नहीं लगता है। मैम आरटीजीएस की लिमिट क्या थी? क्वेश्चन 2 लाख करोड़ 2000 करोड़। एनईएफटी की क्या थी? 10 lakhs। 10 लाख एक एनपीसीआई है, कोई फुल फॉर्म बता सकता है? करंट अफेयर नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसका है आईएमपीएस। ठीक है, इससे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। और एक है एलपीएसएस, क्या लिखा? LPSS, लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। इस पे आरबीआई भी वर्क कर रही है। क्वेश्चन शायद इसका फुल फॉर्म वगैरह ही पूछ सकते हैं, प्रीलिम्स में पूछेंगे, क्योंकि अभी वर्क चल रहा है, आया नहीं। इतना लिख लिया था ना सबने? जी यस मैम। जी एनपीसीआई जो है ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली मेड है, ना ही ये स्टैट्यूटरी मेड है। ये आप लिख लेंगे, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं कि ये स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशनली मेड क्या होती है, कौन सी होती है वो, कैसे बनी होती है? स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनली मेड में क्या डिफरेंस है? Ma'am, statutory is through act of parliament and constitutional is mentioned by the articles in the constitution. ठीक है। एनपीसीआई जो ओरिजिनली बनी थी वो 10 बैंक्स ने मिलकर बनाया था। कब बनाया था? 2008 में। 2008 बाद में इसमें और भी शेयर होल्डर्स ऐड हुए। ठीक है, मैम ये 10 बियॉन्ड्स लिखा है। 10 बैंक्स। 10 बैंक्स, ओके मैम। समझ में आ रहा है? कब बना था एनपीसीआई? 2008। फॉर्म है इसकी National Payments Corporation of India. ओरिजिनली 10 बैंक्स ने मिलकर बनाया था, बाद में इसके और शेयर होल्डर्स ऐड हुए थे। ठीक है, 2016 में एनपीसीआई का ही यूपीआई आया। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? Unified Payments. Unified Unified Payment Payments Interface. यूपीआई क्या है? अगर यूपीआई पूछेगी कोई क्या है, तो ये एक टूल है, एक टेक्नोलॉजी है टू बिल्ड मनी ट्रांसफर एप्लीकेशंस। ठीक है, जैसे एक्सेस पे, बीन वगैरह आप लोग सुनते हैं। अब यूपीआई में 2 तरीके की ट्रांजेक्शन्स होती है, एक पुश और एक पुल।
सुना ना बोलो ना बोलो। फुल ट्रांजेक्शन्स पहले समझते हैं। फुल ट्रांजेक्शन्स वो होते हैं जो ऑटोमेटिकली मंथली या ईयरली बेसिस पे ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाती हैं। पुश ट्रांजेक्शन जो नॉर्मली हम शॉपिंग करते हैं, किसी को ट्रांसफर करते हैं, वो होती है। तो आया समझ में? अब 2015 से पहले आप सबको अगर याद है तो वॉलेट सिस्टम हुआ करता था। पेटीएम वगैरह पे आप लोगों ने देखा होगा। अब वॉलेट सिस्टम का नुकसान क्या था कि सपोज आपने बैंक से 10,000 रुपीज वॉलेट में ट्रांसफर किए। जब आपको शॉपिंग करनी होगी तो वो आप 10,000 यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर? नहीं मिला। वही पैसे अगर आपके अकाउंट में रहते तो इंटरेस्ट मिलता। सपोज कोई ऐसी एप्लीकेशन है वो फ्रॉड निकल जाए तो जो वॉलेट में पैसे थे वो सब गए। कोई इसका गारंटर है? नहीं। ठीक है। अब 2016 से 2016 बैंक से डायरेक्ट 2016 पेमेंट की जा सकती है, वॉलेट में ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर एक है यूपीआई लाइट। हमें यूपीआई में पिन डालना पड़ता है जब हम पेमेंट करते हैं कुछ। पता है सबको कि हमने पेमेंट की वो पिन मांगता है? यस मैम। यूपीआई लाइट में पिन रिक्वायर्ड नहीं होता। लेकिन इंटरनेट चाहिए होता है। ठीक है। मैम ये पिन नॉट चेंज लिखा है। पिन नॉट रिक्वायर्ड, बिना पिन के भी पेमेंट हो जाएगी, लेकिन Pin इंटरनेट not चाहिए required. होगा। Pin not required, ठीक है। but internet is required. Pin not required, इसका but benefit क्या है? internet is required. बैंक का सर्वर अगर डाउन भी होगा तो भी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है। मैम इसमें कोई लिमिट होती है? इसकी लिमिट वैसे तो अलग अलग एप्लीकेशंस के अलग अलग है, लेकिन बहुत स्मॉलर अमाउंट्स होती हैं। 2000 है, किसी में 2500 ऐसे है, ज्यादातर में 2000 ही है, बहुत कम अमाउंट होती है। ठीक है। मैम 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 ऐसा कोई सिस्टम है क्या जिसमें मतलब डायरेक्टली आपका बैंक से ही कटता है जो जब आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ऐसा है क्या मैम? इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट बैंक से कट हो जाता है। हाँ मैम, वो एक पहले था ना मैम कीपैड फोन्स में 1 2 3 पे करके। हाँ, वो अलग चीज है। ओके मैम। वो उनके लिए जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होता। ओके ठीक है। ओके थैंक यू मैम। अब यूपीआई लाइट एक्स, इसमें ना तो पिन रिक्वायर्ड
इतना लिखा सबने? जी इसमें जो फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जा रही है, सिर्फ इतना लिख लीजिए इन केस प्रीलिम्स में स्टेटमेंट पूछा जाता है। ये आपने साइंस एंड टेक के नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है साइंस एंड टेक के करंट अफेयर में आपने चाहे तो रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब जिनके पास एकदम बेसिक फोन होता है, स्मार्टफोन नहीं होता, जैसे पहले हम नोकिया 1100 वगैरह देखते थे ना, याद है सबको? तो वैसे फोन होते हैं उनके लिए यूपीआई 123 अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है। आईपीआई इस पे वर्क कर रही है, इसको लॉन्च करने की कोशिश चल रही है, अभी नहीं हुआ। 123 पे यूपीआई भी बोलते हैं इसको। और किसकी हेल्प से हो रहा है? एनपीसीआई की हेल्प से मनी ट्रांसफर करने में इजी रहेगा इससे। ठीक है, अब इतना जो हमने आज क्लास में लिखा है कौन बताएगा? छोटी सी इसकी समरी। कौन बताएगा? बजट 2017 में कैश ट्रांजैक्शंस अप टू 2 लाख रेस्ट्रिक्ट हुए थे। बजट में जाने की जरूरत नहीं, हेडिंग फिर आगे 2020 में म्यूजियम ऑफ न्यूमिस्मेटिक्स ठीक है, आगे कोलकाता में मनी ऐप के बारे में हमने पढ़ा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ठीक है, three parties of checks, drawer, drawee, recipient, types of checks, stale check, post-dated check, anti IFSC कोड 11 अल्फान्यूमेरिक ब्रांच कोड होता है। डिमांड ड्राफ्ट के बारे में पढ़ा। ओवरड्राफ्ट, चेक क्लियरेंस, मैनुअली ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम का ICMR, OCR और CTS टाइप्स होते हैं। सीटीएस इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी चीजें तो वो हिस्ट्री हो चुकी है। CTS चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ा। अबाउट पॉजिटिव पे मैकेनिज्म, फिर कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स देखे, कुबेर बाय RBI। ठीक है, फिर NEFT में अप टू 10 लाख transfer is possible. RTGS में 2000 crore and it is instant. NEFT, ठीक है, NPCI, IMPS, LPSS। फिर हमने UPI के बारे में पढ़ा, UPI Lite, UPI Lite X and UPI 123। UPI Lite, ठीक है, NPCI means अब है डेलीगेटेड पेमेंट। डेलीगेटेड पेमेंट, डेलीगेटेड वर्ड से क्या समझ में आ रहा है?
किसी पर्टिकुलर पर्सन को। हाँ, डेलीगेटेड पेमेंट भी पॉसिबल है यूपीआई से। सपोज मेरे पापा का अकाउंट है, उससे पहले क्या होता था, सिर्फ मेरे पापा पे कर सकते थे। मेरा अकाउंट किसी और बैंक में, मेरे पापा का किसी और अकाउंट में। लेकिन अगर वो डेलीगेटेड कर देते तो मैं भी उससे पे कर सकती हूँ अपने पापा के अकाउंट से। तो ये हो गया डेलीगेटेड पेमेंट। तो अगर प्रिलिम्स में स्टेटमेंट आती है कि डेलीगेटेड पेमेंट यूपीआई से पॉसिबल है या नहीं, तो है। क्या लिखा नोट्स में? डेलीगेटेड पेमेंट पॉसिबल फ्रॉम यूपीआई। इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब भी यूपीआई से पे किया जा सकता है। पहले इसकी लिमिट 1 लाख थी। अब कितनी है? नहीं, अब कितनी लिमिट है? 5 lakhs. CSET सब्जेक्ट CSAT CSET, ये तो हिस्ट्री। बस इसे इतना ही रखते हैं आज के लिए, ठीक है? ठीक है मैम। मेरा आपका कोई क्वेश्चन था उससे रिलेटेड, पेड मनी से रिलेटेड? देखा एक क्वेश्चन था जिसमें लिखा था कि फिएट मनी इज अ गवर्नमेंट इशूड करेंसी दैट इज बैक्ड बाय सम फिजिकल कमोडिटी, और ये फॉल्स था। कहाँ से देखा ये अपना स्टेटमेंट? ये एक टेस्ट सीरीज में से देखा मैंने। फिर से बताना क्या लिखा है? फिएट मनी इज अ गवर्नमेंट इशूड करेंसी दैट ठीक इज है। बैक्ड बाय सम फिजिकल कमोडिटी। ठीक है, हो सकता है वो मुझे नहीं पता आपने एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन है, या तो मुझे पूरा क्वेश्चन भेज दो, क्योंकि जो मुझे आप स्टेटमेंट बता रहे हो वो तो ट्रू है। मुझे भी वही लगा, बट वो उसमें फॉल्स दी हुई है और उसका रीजन भी अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया हुआ। कहाँ तक जो आप स्टेटमेंट बता रहे हो वो तो ट्रू है। मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर। हाँ, आप क्वेश्चन सेंड कर देना एक बार। किसकी टेस्ट सीरीज है पहले तो ये बताओ? ये फोरम आया इसकी। अच्छा, ठीक है। Ma'am, the last limit you mentioned, which was 1 lakh and earlier extended to 5 lakh, it's the limit of delegated payments or UPI payments? जो जीएसटी टैक्स वगैरह की पेमेंट थी ना तो ये डेलीगेटेड पेमेंट्स है और ना ही यूपीआई पेमेंट्स है। आपने एक लाइन मिस कर दी, मैंने कहा था इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज, ये सब भी यूपीआई से पे किया जा सकता है, जिसकी लिमिट पहले 1 लाख थी और अब 5 लाख है। Okay, ma'am. ठीक है, इतना आया सबको समझ में? हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हम थ्योरी वाइज नहीं पढ़ रहे हैं कि जीडीपी ये होता है, जीएनपी ये होता है, बस थ्योरी लिखे जा रहे क्वेश्चन कोई सॉल्व हो नहीं रहा। अब जैसे टेस्ट सीरीज में सुमेधा ने एक क्वेश्चन बताया, ये इस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है जो एक्चुअल में करंट अफेयर के टॉपिक्स हो या थोड़े पहले के भी हो, तो आज के टाइम पे कोई यूसेज हो उसका, कोई यूज चल रहा हो उसका। अगर कोई लिखा होता है कितने पेमेंट होती है, कैसे पेमेंट होती है, इसको हम बोलते हैं ना प्रैक्टिकल ज्यादा, थ्योरी कम। थ्योरी भी साथ साथ चल रही है लेकिन समझ आना चाहिए टॉपिक, उससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाते हैं। तो ऐसे ही चलेगी हमारी निको ये पूरी। जिस दिन मेरा गला ठीक होगा उस दिन क्लास एक्सटेंड भी होगी, और गला बिल्कुल अलाउ नहीं करना होगा तो आधे पौने घंटे 1 घंटे में भी क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 30th तक 90-95% को कंप्लीट हो जाएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज की क्लास को यही पूर्ण करते हैं।